स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इंग्लिश अनसॉल्व पेपर 2026 का है ये। तो यहाँ पर ये जो अनसॉल्व पेपर है इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही विस्तार से इस पेपर का हल करेंगे। सेट नंबर यह 3 है। इसके पहले हम लोगों ने सेट नंबर फर्स्ट और सेकेंड कंप्लीट कर लिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। आज यह 817 FJ सेट है। तो उम्मीद है कि आपने इसके पहले जितने भी अनसॉल्व पेपर हुए हैं इंग्लिश के वो आपने दोनों सेट देख चुके होंगे। इसके साथ साथ अनसॉल्व पेपर में हम लोग जो है यहाँ पे ये थोड़ा सा एरर है तो इसको आप थोड़ा सा संभाल लीजिएगा, है ना, पेपर्स हो गया है। तो अनसॉल्व पेपर की श्रेणी में आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग मैथ, साइंस, गणित हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, इसके अलावा यहाँ तक कि कला, गृह विज्ञान, कंप्यूटर, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, सभी विषय के प्रीवियस पत्रों को हम लोग हर वर्ष हल करते हैं। इस वर्ष भी श्रेणी में 2026 के पेपर को हल करने जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल पेशेंस के साथ, एकदम बिल्कुल शांति व्यवस्था के साथ 1-1.5 घंटे आराम से बैठिए और इस पेपर को समझिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसके जो इंस्ट्रक्शन है कि आप कितने नंबर का कौन सा प्रश्न आता है, कौन कौन से प्रश्न होते हैं, ग्रामर से कितने आते हैं, लिटरेचर से कितने आते हैं, ये सारी चीज़ें, रीडिंग, राइटिंग, सारी चीज़ें आपको पहले ही सेट में बता दिया गया है। रीज़न ये है कि यदि मैं इंस्ट्रक्शन हर एक क्लास में बताऊंगा तो 15 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा, इसलिए उम्मीद है कि आप लोग सेट नंबर फर्स्ट जरूर देखे होंगे। उसमें हमने अच्छे से इंस्ट्रक्शन बताया हुआ है, OMR को कैसे फिल करें, क्या चीज़ें, सब कुछ इसमें हमने बताया हुआ है। हाँ, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर फर्स्ट से। सबसे पहले आपको पता होगा कि यहाँ पर पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्ट मिलते हैं, जिसमें पार्ट ए में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलता है, MCQ मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि आपको टोटल 20 प्रश्न मिलेंगे, 20 MCQ मिलेंगे और ये 20 नंबर के होंगे। और ये भी ध्यान रखना, ये आपको OMR सीट पे फिल करना होता है। किस पे फिल करना होता है? OMR सीट पे फिल करना होता है। क्लियर है? ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप समझेंगे, हर एक प्रश्न को पढ़ने से पहले, सॉल्व करने से पहले, सबसे पहले आप उसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक दिया गया है, इसका मतलब पहले आप उसको पढ़ेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मतलब आप इस पैसेज को केयरफुली पढ़ेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आप इस पैसेज को पढ़िए। पढ़ने के बाद ये जो 1 से लेकर 3, तो इसका मतलब ये है सिर्फ 1 से लेकर 3 तक ही इसमें हल करना, ये नहीं क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी में हल करने लगे। तो इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो मैं आपसे ये हर एक सेट में कहता हूं कि आप सबसे पहले याद रखिएगा कि जो भी MCQ के पैसेज आते हैं, इसमें क्या होता है कि आप कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऑप्शन में रहते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ही ढूंढ लीजिए, इसमें ऑप्शन ही ढूंढ लीजिए। या तो आप सीधे क्वेश्चन पढ़िए, डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड बिकॉज, तो आप इसी पूरे वर्ड को इसमें ढूंढ लीजिए। जहां पर मिलेगा आपको ऑप्शन तुरंत मिल जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आपको पूरा पैसेज पढ़कर इसको पढ़कर हल करने की आवश्यकता नहीं होती है। बात समझ में आया? ठीक है, अगर समझ में आया तो बहुत ही ध्यान से समझिए। जैसे हमने कहा कि डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स्ड इन लाइफ। आगे भी लिखा है डिसिप्लिन के विषय में, डिसिप्लिन एट होम मेक्स फॉर द ग्रेटनेस ऑफ अ चाइल्ड। फिर आगे लिखा है, देखिए यहाँ पे इट का मतलब क्या? डिसिप्लिन की बात ही हो रही है। डिसिप्लिन फॉर्म्स हिज और हर, है ना, कैरेक्टर एंड मेक्स हिम और हर अ फिट सिटीजन। क्या यहाँ पे हिम हर सब में है? तो आप कहेंगे ठीक है, वेरी गुड है। इसके अलावा हमको कैरेक्टर वर्ड भी दिखाई दे रहा है, सिटीजन वर्ड भी दिखाई दे रहा है, और ऐसा तीनों ऑप्शन में नहीं है, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में है, सिटीजन भी है, कैरेक्टर भी है। तो आप देखिए पूरा इट फॉर्म्स हिज या हर कैरेक्टर एंड मेक्स हिम और हर अ फिट सिटीजन, पूरा पूरा मिल गया। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। 1 नंबर आपका तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आइए, यहाँ पे लिखा है अ डिसिप्लिन चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी अ। बस अगर ये पता है तो आपको क्या करना है? ढूंढना है। यहाँ देखिए लिखा है द चाइल्ड हु अलाउड टू हैव हिज या हर। अब आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या लिखा है? सेंसलेस पर्सन, प्रॉब्लमेटिक पर्सन, यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, पुअर फेलो। तो यहाँ पर अगर आप पढ़ने जाएं तो आप पूरा एक बार ध्यान देखिए कहाँ पर ये जितने भी वर्ड अभी हमने आपको बताया कहाँ पर मिल रहे हैं।
तो आप अगर यहाँ पे पढ़ने बिकम विवाउट द चाइल्ड हु इज अलाउड द एक्सेस रनिंग अबाउट, ऐसे जल्दी जल्दी आप वहाँ पे पहुँचिए। हिमसेल्फ हरसेल्फ कोल्ड ईटिंग वेल होलसम थिंग फ्रिक्वेंटली एज रिजल्ट चाइल्ड हैबिट डिसिप्लिन। एक वर्ड हमको मिला क्या, डिसिप्लिन, मिला कि नहीं मिला फिर से, तो हमने कहा ठीक है डिसिप्लिन एंड हु हैज बीन टॉट टू राइज अर्ली, है ना। फिर उसके बाद क्या लिखा है, अटेंड हिज हर प्रॉपरली एक्सरसाइज प्रॉपर टाइम एंड अवॉइड इंजूरियस, है ना, विल ग्रो मेंबर ऑफ द सोसाइटी। साफ साफ दिख रहा है लास्ट में आते आते विल ग्रो अप टू बी अ यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं मिला, इसमें कहीं पर भी कोई वर्ड नहीं मिला, बस मिला क्या, मेंबर ऑफ द सोसाइटी, आंसर हो गया। तो आपको ऑप्शन मिल गया है ना। तो आपको सीधे सीधे मिल रहा है कि विल ग्रो अप टू बी अ, विल ग्रो अप टू बी अ यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी मिला। इसी तरीके से जल्दी जल्दी वर्ड को पहचानते जाइए, दूर दूर तक वर्ड को पहचानिए, आंसर मिल जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड में आइए, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है विच वर्ड मीन्स ऑफन। तो आपसे सीधा सीधा पूछना ऑफन का मतलब क्या होता है। देखिए अगर आपको पहले से पता है ऑफन का मतलब होता है प्रायः, ऑफन का मतलब क्या होता है, प्रायः, ठीक है। तो प्रायः मतलब होता है अब यहाँ पे देखिए नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब सामान्य रूप से होता है, रेयरली का मतलब होता है कभी कभार, उसके बाद एक और वर्ड है ओकेजनली, इसका भी मतलब होता है कभी कभार। तो आपसे यहाँ पे ऑफन का मतलब इसमें पूछा है, ऑफन का मतलब एक ही ऑप्शन बच रहा है फ्रिक्वेंटली, क्या बच रहा है, फ्रिक्वेंटली बच रहा है, और फ्रिक्वेंटली का मतलब भी होता है प्रायः, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन को चूज करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। बात मानिए, जो मैं बताता हूँ वो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताता हूँ, आप लोगों को जो भी बताता हूँ उसको ध्यान से सुना करिए, किस तरीके से पेपर सॉल्व करना है। आपके पेपर में ही 20 से लेकर 25 मार्क्स छुपे होते हैं, अगर आप ट्रिक, हाँ ट्रिक के हिसाब से छुपे होते हैं, दिमाग लगाएंगे तब छुपे होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक की बात है, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक की बात है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 से 8 चूज द करेक्ट फॉलोइंग टू द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक के सभी ऑप्शंस को चूज करने हैं। तो हम लोग यहाँ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम में रंगीन पेपर नहीं आता है, आपके एग्जाम में ब्लैक एंड व्हाइट पेपर आएगा। तो ऐसा मत सोचिएगा सर आपने जो है कलरफुल बता दिया, इस सब की चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये सिर्फ आपके दिमाग को शांत रखने के लिए कि हाँ डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है तो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कलरफुल हो, ठीक है। बाकी पेपर, आपको पूरा पेपर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, या चैनल पे जाइए, शॉर्ट्स में देखिए मैंने पूरा पेपर दे रखा है, वहाँ पे ले सकते हैं पेपर, अगर पेपर चाहिए तो, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ही हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है ही हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन, क्या ट्रेन लीव्स, विल हैव लेफ्ट, या इज लिविंग। एक चीज अपने लाइफ में आज से ही, अभी से ही याद कर लीजिए, अभी याद कर लीजिए क्या, कि यदि कोई सेंटेंस स्टार्टिंग पॉइंट पे पास्ट में है तो आने वाला सेंटेंस, अगर वो पूरा सेंटेंस ही है, आने वाला क्लॉज उस सेंटेंस का पास्ट में ही होगा। बात समझ रहे हैं, कोई भी सेंटेंस का स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपको पास्ट दिखा, देखिए हमको हैड रीच्ड दिखा, हैड तो पास्ट में यूज होता है, इसका मतलब इसके बाद भी जो कुछ भी यूज होगा वो पास्ट में ही होगा। तो इस हिसाब से लिव्स प्रेजेंट में यूज हुआ है, गलत हो जाएगा, ये फ्यूचर में यूज हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा, और ये भी प्रेजेंट में है, ये भी गलत हो जाएगा। एक ही आपको बच रहा है लेफ्ट, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, जो कि यही ऑप्शन नंबर सी सही है। दूसरा ये कि हमेशा याद, दूसरा आप अगर आपको ये नहीं याद है तो आप ये याद रखिएगा कि जब भी बिफोर आता है, क्या आता है, बिफोर, तो बिफोर के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है, बिफोर के बाद क्या यूज होती है, यूज होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ये वर्ब की ऐसे यस फॉर्म है, यहाँ पे फ्यूचर है यूज हुआ है, लेफ्ट यूज हुआ है, लेकिन विल हैव लेफ्ट यूज हुआ है। अब यहाँ पे एज लिविंग यूज हुआ है, तो यहाँ पर एक ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिख रहा है, वो क्या है, क्या है, लेफ्ट। इसलिए सेंटेंस बनेगा he had reached the station before the train left। तो दोनों तरीका आपको पता होना चाहिए, और बिल्कुल पता होना चाहिए, है ना, एग्जाम में सब काम आते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सी वॉज डैश वेटिंग फॉर हर मदर, है ना। एक चीज यहां से आपको प्रश्न से ही सीखने को मिलेगा कि वेट, वेट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फॉर लगता है, वेट टू वेट विथ नहीं होता है, वेट के साथ हमेशा फॉर लगता है। दूसरा, अब यहाँ पर क्या फील करें, अगर कोई व्यक्ति वेट कर रहा है, सी वॉच डैश, सी वॉच डैश वेटिंग फॉर हर मदर। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग एनॉक्सियली फील करेंगे, क्यों फील करेंगे भैया, क्योंकि
कोई भी यदि चिंता की बात हो या नर्वस वे हो, ठीक है, तो यहाँ पर अगर चिंता की बात है कि उसकी माँ जो है बहुत ही उत्सुकता से, बहुत चिंतित भरे से वेट कर रही हैं, यदि वो वेट कर रही है तो इसका मतलब क्या, चिंता भरी से, एनक्सली, केयरफुली नहीं, केयरफुली नहीं होगा, और अनसीरियसली कोई भी माँ अपने बेटी की वेट करेगी तो वो अनसीरियसली, बिना सीरियस कहीं वेट करेगी। और दूसरा है इरिटेटिंगली, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अच्छा, इसमें आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको ऐसे सेंटेंस मिले आप हमेशा याद रखिएगा, देखिए सब्जेक्ट और वर्ब को पहचानने से पहले अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, याद रखिएगा क्वेश्चन मार्क है, तो आपका जो सेंटेंस होगा वो क्वेश्चन मार्क से ही स्टार्ट होगा। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के पहले क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो अगर आप ध्यान दें तो आप देखिए यहां पर दीज गर्ल्स लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट है, नॉट डू, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लेकिन यहाँ पे दीज गर्ल्स, और इसमें अगर हम देखें तो वर्ब क्या है, वर्ब है डू, मतलब डू सबसे पहले आना चाहिए, डू सबसे पहले आना चाहिए, तब दीज और गर्ल्स आएगा, क्योंकि दीज गर्ल्स हमको ये वाला ऑप्शन बता रहा है कि सब्जेक्ट दीज गर्ल्स है, इसलिए ये गलत। इसमें देखिए दीज गर्ल्स से ही स्टार्ट हुआ तो ये भी गलत। सेंटेंस किससे स्टार्ट होना चाहिए, डू से स्टार्ट होना चाहिए। अच्छा, यहां पर ये डू से स्टार्ट है, यहां पर भी ये डू से स्टार्ट है, तो यहां पे लिखा है डू दीज गर्ल्स नॉट प्ले फुटबॉल, और ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसका रीजन मैं अभी आपको तुरंत बताता हूं। इसका रीजन ये है कि यहां पर आप देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, डू हेल्पिंग वर्ब है, दीज गर्ल्स क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद नॉट यूज होता है, नॉट यूज हो गया है, ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो भी यूज हुआ है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है तो वो भी यूज हुआ है, बाकी बिल्कुल सब के सब बिल्कुल एकदम सही है, सब के सब क्या है, सही है। इसमें क्या गलती है, इसमें जो डू नॉट लिखा है ये गलती है, लेकिन अगर इसी को डोंट कर देता, इस तरीके से कर देता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन ये प्ले यहाँ पे नहीं आता, दीज गर्ल्स के बाद ही प्ले आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो गया, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, भले ग्रीन हुआ है ना, टाइप करने में और जो टाइपराइटर है उनसे गलती हुई है ये, तो कोई बात नहीं, जितने भी गलत हुए होंगे तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ सही कराने के लिए, है ना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, इस बात को ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन सही है, डू दीज गर्ल्स नॉट प्ले फुटबॉल, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि फिल इन द गैप विथ अ सुटेबल प्रीपोजिशन, सुटेबल प्रीपोजिशन आपको फिल करना है। तो यहां पर देखिए लिखा गया है फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड दोज 5 गर्ल्स, जो भी फल हैं वो उन 5 लड़कियों में बांट देना है। एक चीज याद रखिएगा, जब यहां पर बहुत सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो जब 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो बिटवीन होता है, लेकिन 2 से ज्यादा लोगों में यदि कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो अमंग का यूज होता है, इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, इसमें से कौन सा वर्ड है जो मिस स्पेल्ड है। अच्छा, मेकर बिल्कुल सही है, बहुत ही इजी पेपर है, मेकर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इंस्पेक्टर की स्पेलिंग सही है और ग्रेटर की भी सही है। अच्छा, इंस्पेक्टर में गलती आता है तो यहाँ पर ओ के जगह पर ई कर देता है, INSPECTER, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ई नहीं होता है, लास्ट में OR होता है। तो यहाँ पर क्रिएटर जो है ये गलत है, जो गलती यहाँ पर मैं बता रहा हूँ वही यहाँ पे भी हुआ है, क्रिएटर में CREATOR होता है। बात समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। सेम इंस्ट्रक्शन है कि आप 9 और 10 को क्या करिए, इस पैसेज को केयरफुली पढ़िए और चूज करिए करेक्ट ऑप्शन गिवन दैट क्वेश्चन, यहाँ मतलब जो फॉलो यहाँ नीचे दिए गए। तो हमारा काम क्या है भैया, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, हमारा काम तो यही है ना कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप ये पैसेज को नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या करेंगे, सीधे क्वेश्चन पे आएंगे।
रोट अ लेटर टू गॉड, किसने गॉड को लेटर लिखा था? अब इतना तो पता होना चाहिए कि किसने लेटर लिखा था। तो आप कहेंगे लेटर जो लिखा था वो लैंचो ने लिखा था। किसने लिखा था? लैंचो ने लिखा था। बस आंसर हो गया। अब इसको पढ़ने की जरूरत थी नहीं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये जो पैसेज दिया गया है ना, इसको याद रखिएगा। ये आपको पता चल गया है कि ये आपका लैंचो से है। किससे है? एक मिनट, लैंचो से, मतलब अ लेटर टू गॉड। अगर यदि किसी क्वेश्चन में आगे चलकर जो राइट करेंगे आप डिस्क्रिप्टिव, किसी क्वेश्चन में लैंचो से कोई क्वेश्चन आ गया, तो एक चीज अगर आपको नहीं याद है उसका प्रश्न, कोई भी प्रश्न नहीं याद है, तो आप लैंचो वाले में आंसर लिख सकते हैं। बात समझ में आया? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही सही आंसर होगा, उस कंडीशन में करना है जब आपको लगे कि आपको आंसर आता ही नहीं है। ना लिखने से अच्छा है कुछ तो लिख देंगे। हाँ, 4 नंबर नहीं मिलेगा, 1 नंबर तो मिलेगा, 2 नंबर तो मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से। अच्छा, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ही नीडेड 100 पेसोज इन ऑर्डर टू, उसको 100 रुपए की भाई जरूरत थी ऑर्डर की, है ना। क्यों जरूरत थी ये आपको बताना है भाई। वो 100 रुपया क्यों मांगा था? उसका पूरा फसल नष्ट हो गया था, उसको फिर से खेती करनी थी, बीज लगाने थे। तो 100 रुपया, इस 100 पैसों जो अगर उसको मिल जाते तो वो फिर से अपना साल भर इस्तेमाल कर लेता। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है सो हिज फील्ड अगेन, वो अपने खेत को फिर से बोना चाहता था। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इस पैसेज को पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी, लेकिन अगर आप ध्यान रखेंगे तो ध्यान से देखिए कि ये वाला ऑप्शन साफ साफ आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है साफ साफ, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, गॉड ही रोट, है ना। तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी लैंचो नहीं दिखेगा। ठीक है, क्या नहीं दिखेगा? लैंचो। तो अब आपको ये स्टोरी आपको पता होना चाहिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। पहला चैप्टर है लैंचो के विषय में, तो सब जानते हैं। क्लास 10th से स्टूडेंट जितने भी होते हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट जितने भी होते हैं, चाहे कुछ पता हो या ना पता, उनको लैंचो के विषय में जरूर पता होता है। क्योंकि जैसे ही वो क्लास में एंट्री करते हैं, स्टार्टिंग से लैंचो लैंचो स्टार्ट हो जाता है, और लैंचो के विषय में वो पढ़ते ही रहते हैं। ठीक है, उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। 11 से लेकर 13 तक आपको फोकस करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। लिखा हुआ नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड इयर्स इन प्रिजन। प्रिजन में वो कितने साल बिताए थे? देखिए, प्रिजन में वो कितने साल बिताए थे, तो 27 साल उन्होंने, जो फैक्ट होता है वो 27 ईयर्स होता है, 27 साल। लेकिन आपके जो बुक में दिया है वो 30 साल दिया है। ये ऑप्शन गलत है, ये नहीं होगा, ये सही है 30, है ना। कौन सा सही होगा? ये 30 साल उन्होंने जेल में बिताए थे, 30 साल। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। ये आपका ऑप्शन गलत है, 32 नहीं, 30 साल उन्होंने जेल में बिताया था। ये आपके बुक में दे रखा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। मसीर इज अ लार्ज फिश। मसीर जो है एक लार्ज फिश है, फाउंड इन द रिवर फ्रेश वाटर ऑफ रिवर। कौन से रिवर के फ्रेश वाटर में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कावेरी, है ना। कहाँ पाई जाती है? कावेरी में पाई जाती है। ये जो छोटी छोटी यहाँ पे गलतियां हुई हैं, इसको आप लोग सुधारते हुए चलेंगे, मैं खुद ही सुधार दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे गंगा नहीं सही होगा, बल्कि ये ऑप्शन आपका सही है, क्या? कावेरी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, गंगा नहीं होगा, कावेरी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि राइडिंग अ बस फॉर द फर्स्ट टाइम बस में यात्रा करते समय वली वॉच अ गर्ल ऑफ ईयर्स। कितने साल की थी? तो आप कहेंगे कि वो सर आपको पता होगा कि वो 8 साल की थी। कितने साल की थी? तो कहेंगे 8 साल की थी। यहाँ पर इसको भी काट देते हैं, और ये देखिए यहाँ पर 22 ईयर्स लिखा है, सब ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर वो कितने साल की थी? 11 साल की थोड़ी थी, वो 8 साल की थी। कितने साल की थी? 8 साल की थी भैया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एरर हुआ होगा, जाहिर सी बात है। टाइप करते समय इसमें गलती ये हुआ है कि आपका गलती ये है कि ऑप्शन ही इधर उधर हो गए होंगे, इसलिए सब इधर उधर हो गया है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं यहाँ पे हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वो सही है, उसी को सही आप मानिए। ठीक है, उसी को आप क्या मानेंगे? सही मानेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, ये 11 बिल्कुल गलत है। वो सिर्फ और सिर्फ 8 साल की थी वल्ली। क्लियर है? तो कहेंगे ठीक है, सही है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और 15। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को ध्यान से देखिए।
क्वेश्चन नंबर 14 और 15, 14 में क्या कहा जा रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट। अब आपका कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये दिया गया है, डस्ट ऑफ स्नो से है ये चैप्टर है, जो है पोएम जो है डस्ट ऑफ स्नो है, ये दिया गया है। आपसे पहले पूछ रहा है कि यहाँ पे जो जिस ट्री पे वो बैठा है वो हेमलॉक है। हेमलॉक कैसा ट्री है, तो आपको पता ही होगा कि जो हेमलॉक है वो एक पॉइजनस ट्री है। वो कैसा ट्री था, पॉइजनस ट्री था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि नेम द पोएट ऑफ द अबव लाइन्स। ये जो ऊपर लाइन दिए गए हैं इसमें क्या सही है ना, क्या सही है। तो कहेंगे भैया ये तो डस्ट ऑफ स्नो है, इसे जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था। किसने लिखा था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट नहीं लिखा था। इसका मतलब ऑप्शन ए। यहाँ पर ये भी देखिए गलत है, ये क्या है, गलत है। विलियम ये थोड़ी लिखे थे, ये तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था। किसने लिखा था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था, इसलिए इसमें आपको करेक्शन करना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है, ए गलत है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था, ठीक है, ये बिल्कुल सब गलत है, ये सब गलत लिखा है, सब काट दो, डस्ट ऑफ स्नो। बात है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ऑप्शन की बात है, ऑप्शन में यहाँ पर ये तो सही है। ऑप्शन जब गलत होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि गलत है कि सही है। तो यहाँ पर जब प्रिंट गलत हो जाता है तो उस पर आप लोग फोकस नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, 18, 19, 20 ये 4 अब 5 आपको प्रश्न मिलेंगे, इसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, कह रहा है कि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग द डॉक्टर। अब यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग द डॉक्टर, डॉक्टर क्या प्रोवाइडेड द डॉग मेनी इटेबल्स टू कैट, बिल्कुल गलत है। ऑपरेटेड ऑन द डॉग, ऑपरेशन भी नहीं हुआ था। गेव द डॉग अ लॉट ऑफ फूड, लॉट ऑफ फूड खाने से, ज़्यादा फूड खाने से ही तो वो हैवी वेट हो गया था। और जब वो हैवी वेट हो गया था, अब ये आपके लिटरेचर बुक से है तो इसमें आपको तुरंत आंसर मिल जाएंगे। तो हैवी वेट हो गया था, इसलिए उसको किस चीज़ की जरूरत थी, उसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाया जाए, कम खाना दिया जाए, एक्सरसाइज कराया जाए, जो भी दूसरे डॉग एक्सरसाइज कर रहे थे उसके साथ एक्सरसाइज कराया जाए, तो इसकी जरूरत थी, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी लगा हुआ है और ये डी यहाँ पे बिल्कुल सत्य है, सही है, राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है कि अनिल टॉट हरि सिंह टू, अनिल टॉट हरि सिंह टू, अनिल ने हरि सिंह को क्या सिखाया था, राइट ओनली हिज नेम, नहीं, कुक एंड राइट हिज नेम, कुक के साथ साथ उसने लिखना भी सिखाया था, पढ़ना भी सिखाया था, जोड़ना घटाना भी सिखाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, 18 क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, भोली का रियल नेम क्या था, तो भोली का रियल नेम गीता नहीं था, भोली का रियल नेम सुलेखा था। भोली का रियल नेम अगर आपसे पूछे क्या था तो आप कहेंगे भोली का जो रियल नेम है वो क्या था, तो आप कहेंगे सुलेखा भोली का रियल नेम था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए नहीं सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए गलत है, यहाँ पे सुलेखा सही हो जाएगा, भोली का जो रियल नेम था वो सुलेखा था, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या 19 पहले पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स वाज अ बुक अबाउट, किसके विषय में था, तो बटरफ्लाई के विषय में था। भाई यहाँ पर सभी ऑप्शन पर आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे, जो मैं बता रहा हूँ उस पर। ठीक है, कहेंगे ठीक है सर, जो आप बता रहे हैं वही सही, हाँ जो मैं बता रहा हूँ वही क्या है, सही है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसमें सुलेखा सही हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट है। मटिल्डाज हस्बैंड वॉज, मटिल्डा के हस्बैंड क्या थे, एक मिनिस्टर थे, ऑफिसर थे, बिजनेसमैन थे, या एक पिटी क्लर्क थे, तो ये तो सही है बिल्कुल, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने 20 प्रश्नों को सॉल्व किया, 20 प्रश्नों के आंसर आपको अच्छे से मिल गए। हर एक चैप्टर जो भी आपके बुक में, हर एक चैप्टर का कहानी आप अच्छे से सुन लीजिए, है ना, आप कहानी अच्छे से सुन लेंगे, आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ तक आप 20 MCQ कंप्लीट कर लिए हैं। 20 MCQ कंप्लीट करने के बाद पार्ट ए कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है। अच्छा एक चीज़ और हम यहीं पे मैं बता दूं, यहाँ पर आप देखिए ये जो पोयम दे रखा है, ये 4 लाइन का पोयम दे रखा है। मैं हर एक सेट में बताता हूँ, मैं यहाँ पर भी बता रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, जैसे मान लीजिए अभी आपसे क्वेश्चन नंबर 7 में कहेगा 4 लाइन की पोयम लिखिए। अगर आपको याद है तो लिख दीजिए, कोई बात ही नहीं। लेकिन उन बच्चों के लिए जिनको नहीं याद है वो क्या करेंगे, जैसे यहाँ आप देखिए पहली लाइन है, दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है और ये चौथी लाइन है। तो आप क्या करेंगे, एग्जाम में 4 3 2 1 करके लिखिए। मतलब आप पहले सबसे पहले चौथी लाइन लिख दीजिए, फिर तीसरी लाइन लिख दीजिए, फिर दूसरी लाइन लिख दीजिए और फिर पहली लाइन लिख दीजिए। अब देखिए इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि आपसे कहा जाएगा, क्वेश्चन में आपसे साफ साफ कहा जाएगा कि आप जो आपके सिलेबस में है उसी को लिखना है, उसी सिलेबस में से पोयम को लिखना है। इसके साथ साथ जो इस क्वेश्चन पेपर में है उसको नहीं लिखना है। अब ये समझिए कि क्वेश्चन पेपर में ये जो पोयम आया हुआ है वो तो एमसीक्यू में आया है ना। एमसीक्यू में सिर्फ OMR सीट चेक होता है, OMR सीट चेक होता है। एग्जामिनर इतना चेक करेगा ही नहीं, OMR सीट मशीन से चेक होता है। तो जब इतना चेक करेगा ही नहीं तो उसको अगर आइडिया नहीं है तो अगर आप उल्टा लिख देंगे तो बस उसको ये याद रखें, द वे अ क्रो, तो आप लिखे क्या है, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री द डस्ट ऑफ स्नो सुक डाउन ऑन मी द वे ऑफ क्रो। तो आपको नंबर मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये उस केस में करना है जब आपको नहीं याद रहेगा तब। ये ट्रिक है, ये एक ट्रिक है। ट्रिक का मतलब होता है धोखा देना, और ये ट्रिक है आप एग्जामिनर को, चेक करने वाले टीचर को धोखा दे रहे हैं। लेकिन यदि धोखा पकड़ा गया तो 1 नंबर तो दे ही दिया जाएगा, लेकिन यदि नहीं पकड़ा गया तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये एक ट्रिक है, इस पे आप बिल्कुल फोकस करेंगे। ठीक, चलिए, तो बीच बीच में मैं आपको ट्रिक बताता रहूँगा, हर एक सेट में मैं बताता हूँ ये बात, क्योंकि मुझे पता है अच्छे से कि बच्चों के दिमाग में क्या रहता है क्या नहीं। अब बात यह है कि यहाँ पर चलते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में आपसे साफ साफ बोला गया है कि रीडिंग सेक्शन है, आप इसको अच्छे से रीड करिए और इसके आंसर को दीजिए। तो यहाँ पर भी एक ट्रिक है, ये ट्रिक तो मैं 2023 से ही बताता आ रहा हूँ। 2023 में भी मैंने बताया हर एक सेट में, 24 में भी हर एक सेट में बताया, 2025 में भी हर सेट में बताया और 2026 में भी हर सेट में बताता हूँ। इसका देखिए हर एक सेट में होता क्या है, सबसे पहले ये पैसेज आपको पढ़ना है, उसको आंसर देना है। लेकिन मैं कहता हूं कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए इसमें कहाँ लिखा है, वही लाइन लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना कि ऊपर नीचे नहीं रहता है। जैसे अगर आप पहले का आंसर ढूंढना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको पहले का आंसर मिलेगा, फिर उसके बाद आपको दूसरे का, जस्ट उसके बाद ही दूसरा का आंसर मिलेगा, और फिर जस्ट उसके बाद तीसरे का आंसर मिलेगा, और उसके बाद चौथा। ये चौथा वर्ड मीनिंग से रिलेटेड होता है ना, सिनोनिम पूछता है, एंटोनिम पूछता है, तो ये आपको ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको पहले का आंसर मिलेगा, फिर दूसरे का मिलेगा, फिर तीसरे का मिलेगा। ये मेरी गारंटी है, एक्सपीरियंस है इतना, है ना, इतना एक्सपीरियंस है कि ये मेरी गारंटी है। चलिए ठीक है, तो सर जैसा बता रहे हैं, मतलब मैं जैसा बता रहा हूं क्या वैसा फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखते हैं। हमने कहा कि सबसे पहले लिखा व्हाट शुड वी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां पर लिखा हुआ है, यहां से ढूंढिए, वी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ। तो जैसे ही आप यहां देखिए, टू ट्राई द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, इफ यू डू नॉट try you cannot be successful, all the great men of the world led very diligent lives, they did not waste even a minute, hence you could perform such glorious deed। तो यहां तक आपको जाने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको पूछा गया है कि what should we do to get success in life, क्या हमें सक्सेस होने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपको पहले लाइन यहां पर उठाइए, टू ट्राई दिस द फर्स्ट स्टेप सक्सेस। सक्सेस के लिए हमने फर्स्ट स्टेप था क्या, इफ यू डोंट ट्राई यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन। अब इसके बाद आप अपने आप से लिख सकते हैं लाइफ में, या इसको एक लाइन और भी बढ़ा लीजिए, ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लेड वेरी डिलीजेंट लाइफ। देखिए यहां तक आप बढ़ा के एक पहले का आंसर हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर ढूंढिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ द लाइफ डिड द ग्रेट मैन डिड द वर्ल्ड लीड। तो आप इन सभी वर्डों को ढूंढिए, कहां पर लिखा है द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड। ठीक है, तो इसको आप जब ढूंढेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, और इसके बाद ही मिलेगा। ठीक है, अब पहले वाले में एक लाइन और भी लिख सकते हैं, दे डू नॉट डिड नॉट वेस्ट इवन अ मिनट। यहां पर देखिए क्या लिखा है कि व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड। कौन सा ऐसा टाइप है जिसे लोग जो हैं क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं, वो काम ये कर रहे हैं, यहां पे लिखा है लीड, है ना, लीड वेरी डिलीजेंट लाइफ। इसका मतलब आप पहले का आंसर वहीं तक लिखना है,
पहले का आंसर आपको बस एक ही लाइन लिखना है। इसका मतलब आपको दूसरी लाइन यहां से ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लेड वेरी डिलीजेंट लाइफ, दे डिड नॉट वेस्ट इवन अ मिनट, यहां तक आपका सेकेंड का आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको आंसर ढूंढना है। बहुत देखिए, पहले का आंसर मिला, फिर उसके बाद अब सेकेंड का आंसर मिला। आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम लोग देखेंगे थर्ड का आंसर क्या दे रखा है वो देखिए, ध्यान समझिए। Who is born to reap the reward of his effort? अब आपको इसका आंसर देना है। तो इसमें देखिए कहाँ पर लिखा है एफर्ट, तो यहाँ पर अगर आप देखें लिखा साफ साफ है कि वन हु वर्क्स इन बाउंड टू रीप द रिवॉर्ड ऑफ वंस एफर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आपने लिख दिया, अब ये आपका आंसर हो गया। तो पहले आपका पहले का आंसर मिला, उसके बाद दूसरे का मिला, उसके बाद तीसरे का मिला, हो गया। ठीक है, अब बारी है चौथे नंबर की। मैंने कहा था चौथा जो है आपको आपसे पूछता है वर्ड डिस्ट्रॉय का मतलब क्या। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय का मतलब होता है समाप्त कर देना। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है समाप्त कर देना, है ना। समाप्त कर देना का मतलब ये डिस्ट्रॉय, खत्म कर देना, विनाश कर देना। तो यहाँ पर एक वर्ड आपको दिखेगा ये रियून, RUIN, रियून का भी मतलब होता है डिस्ट्रॉय, समाप्त कर देना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा रियून। तो आपने देखा पहले का आंसर पहले मिला, फिर दूसरे का मिला, फिर तीसरे का, फिर उसके बाद चौथे का। इसी तरीके से आपको भी करना है ना। ये जो मैंने आंसर लिखा हुआ है एक एक लाइन करके, ये इसी से मैंने उठा कर लिखा हुआ है। तो आप भी इसी तरीके से आंसर को उठाइए और कॉपी पेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? देखा, अब एक भी और यार कि 2 नंबर का 2 नंबर का 2 नंबर का और ये 1 नंबर का, इसका मतलब आपको 2 2 4 2 6 एक साथ। हो सकता है आपका ये वर्ड प्रॉब्लम से है तो हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन ये 6 नंबर बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 प्रश्न मिलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एक लेटर लिखने के लिए कहा जा रहा है और यहीं पर क्वेश्चन नंबर 2 में ही एक एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है, या तो आप लेटर लिखेंगे एग्जाम में या तो आप एप्लीकेशन लिखेंगे, दोनों में से किसी एक को ही लिखना है, दोनों नहीं लिखना है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आप एक लेटर लिखते हैं और समझते हैं। मेरा काम क्या है? मेरा काम दोनों है कि मैं आपको लेटर भी बताऊंगा, एप्लीकेशन भी बताऊंगा। आपका काम क्या है? एग्जाम में सिर्फ एक लिख कर आना है। राइट अ लेटर, प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न कह रहा है कि राइट अ लेटर टू योर फादर डिमांडिंग सम मनी टू परचेज योर बुक्स। ठीक है, इसके पहले सेट नंबर फर्स्ट में दिया था कि आप अपने पिताजी से 2000 रुपये मांगिए एक बुक लेने के लिए। तो बुक को लेने के लिए भी बहुत सारे एप्लीकेशन और लेटर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों का काम होता है, जो सेंडर एड्रेस होता है, जो भेजने वाला होता है वो अपना एड्रेस लिखता है, भैया देखिए हम ही हैं। ठीक है, यहाँ पे सेंडर एड्रेस होता है। सेंडर एड्रेस कैसे पड़ता है? सबसे पहले एक मकान नंबर डालिएगा, फिर उसके बाद वो जगह कहाँ का है और वो किस जिले में है, जिले का कोड क्या है, इतना 2 लाइन में लिखेंगे। उसके बाद वो डेट लिखेंगे जिस दिन आप वो लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए पिताजी को लिख रहे हैं तो डियर फादर। अब एक चीज़ इसमें याद रखिएगा कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए, इसलिए आप चाहे तो एक बॉक्स में करके आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये मैंने एक्स्ट्रा लिख कर दे रखा है, आप इसको लिखें चाहे ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आपका फर्स्ट पेज है कि आप किसे भेज रहे हैं। श्री राजेश कुमार जो उनके पिताजी हैं उनको भेजा जा रहा है, तो फर्स्ट पेज है। तो ये इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए भेजा है ना। ये रिसीवर एड्रेस है, वो सेंडर एड्रेस है। बात समझ में आया? ठीक है, अब अगर आप पिताजी को एक लेटर लिख रहे हैं तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि आप अपने पिताजी से हाल चाल लेंगे कि हाँ पिताजी उम्मीद करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे और आपका हेल्थ अच्छा होगा, है ना। तो आप फिर उसके बाद अपने विषय में भी बताएंगे कि मैं भी अच्छा हूँ, जो है मेरी भी तबीयत ठीक है, मेरी भी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। उसके बाद आप डायरेक्ट मुद्दे पे आइए। मुद्दा आपका क्या है? मुद्दा ये है कि आपको कुछ पैसे चाहिए, है ना, बुक लेने हैं, इससे आपके स्कूल में जो रिकमेंड किए गए हैं वो, इससे आपके स्कोर बढ़ेंगे, इससे आपके आने वाले एग्जाम में नंबर बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप उसको लिखिए फिर बताइए। फिर उसके बाद आपको कितने रुपए चाहिए उसके विषय में बताइए, और वो बताने के साथ साथ आप ये भी बताइए कि आप या तो मनी ऑर्डर कर दीजिए या तो ऑनलाइन सेंड कर दीजिए या आप स्वयं लेके चले आइए, मुझे पैसे की ज़रूरत है। उसके बाद आप फिर से एक बार
उनसे आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद समाप्त करेंगे। बस यही काम होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि आप सबसे पहले काम करेंगे, क्या लिखेंगे, उनका हालचाल। आई होप, मुझे आशा है कि यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स, मुझे आशा है कि आपका हेल्थ और स्पिरिट बहुत अच्छा होगा। आई एम फाइन हियर, माई स्टडीज़ आर गोइंग वेल, है ना, कि मतलब मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा हूँ और मेरा जो स्टडी है, जो पढ़ाई लिखाई है, वो भी बहुत अच्छे से चल रहा है। फिर उसके बाद लिखिए आई एम राइटिंग दिस लेटर। आप लेटर क्यों लिख रहे हैं वो बताइए कि आई एम राइटिंग दिस लेटर टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सेंड मी सम मनी एज आई नीड टू परचेज सम इम्पोर्टेंट बुक्स। मतलब ये लेटर मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि मुझे, है ना, काइंडली सेंड मी सम मनी, कुछ मुझे पैसे भेज दीजिए, एज आई नीड टू परचेज, जैसे कि मुझे ज़रूरत है, मैं खरीद सकूं सम इम्पोर्टेंट बुक, कुछ इंपॉर्टेंट बुक खरीद सकूं फॉर माई स्टडीज़, है ना, अपने स्टडीज़ के लिए। आवर स्कूल हैज़ रिकमेंडेड, हमारे स्कूल ने रिकमेंड किया है अ फ्यू रेफरेंस बुक्स, कुछ रेफरेंस बुक रिकमेंड किया है, विच आर वेरी हेल्पफुल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जो कि समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, ऑफ द सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होंगे, एंड फॉर द मेकिंग माई प्रिपरेशन, और जो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ उस वो भी क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो स्कूल ने कुछ बुक रिकमेंड किए हैं, उसके लिए आप अपने पिताजी से पैसे मांग रहे हैं। ये स्कूल वाले क्यों रिकमेंड किए हैं, क्योंकि ये रेफरेंस बुक्स हैं और ये आपके एग्जाम के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे कि द टोटल कॉस्ट ऑफ द बुक, उसके बाद बुक का कॉस्ट क्या है ये बताएंगे कि द टोटल कॉस्ट ऑफ बुक इज अराउंड 1500, आप बताएंगे 1500 के करीब जो है वो बुक की प्राइस है। आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल इट इफ़ यू कुड सेंड मी, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, मुझे बहुत खुशी होगी कि आप वो पैसे जो है अमाउंट मुझे भेजेंगे। द अमाउंट एट द अर्लीस्ट थ्रू मनी ऑर्डर, ये जो अमाउंट है आप जल्दी से या तो मनी ऑर्डर से सेंड कर दीजिए और ऑनलाइन ट्रांसफ़र, या तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दीजिए। इट विल हेल्प मी अ लॉट एंड आई विल बी एबल टू कंप्लीट माई स्टडीज़ मोर इफेक्टिवली, मतलब ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जो है मददगार साबित होगा और मैं इससे अपनी जो कम स्टडीज़ है वो बहुत ही प्रभावी रूप से कर पाऊँगा। फिर आगे आप क्या बताएंगे भाई, आगे आप बताएंगे कि आई एश्योर यू, मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आई विल यूज़ द मनी वाइजली, मैं पैसे को बहुत ही बुद्धिपूर्वक यूज करूँगा, एंड फोकस प्रॉपरली ऑन माई स्टडी, और मैं अपने स्टडी पर पूरा फोकस करूँगा। आई विल ट्राई टू मेक यू प्राउड इन एवरी पॉसिबल वे, है ना, और मैं बिल्कुल आपको गर्व से, जितने जो भी रास्ता हो सकता है मैं आपको गर्व से भर दूंगा। इस तरीके की लाइन आप चाहें तो, अगर आपको लग रहा है कि हमारा लेटर बड़ा हो तो ये वाले लाइन को आप हटा भी सकते हैं, ठीक है, ये वाली लाइन की जरूरत नहीं है। बस आपने जो लेटर लिखना था, आप पहले हाल चाल लेते हैं, फिर लेटर लिखने का रीजन बताएंगे और उसका क्या उपाय हो सकता है, कैसे भेजेंगे, बस उसके बाद ये लाइन चाहे तो आप लिखिए या ना लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आप सीधे लिखिए लुकिंग फॉरवर्ड टू योर काइंड कोऑपरेशन, आपके सहयोग के लिए मैं आगे इंतजार कर रहा हूँ। योर लविंगली, फिर उसके बाद अपना नाम लिख दीजिए, आपका जो भी नाम है वो नाम लिख दीजिए, ठीक है, और उसके बाद योर सन लिख दीजिए। इस तरीके से आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन, ठीक है, इसके बाद क्या है एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन में देखिए, एप्लीकेशन में ही थोड़ा सा क्वेश्चन छुपा होता है, मेन पॉइंट तो उसी में छुपा होता है। जब आप एप्लीकेशन लिखने जाते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा है राइट एन एप्लीकेशन टू, क्या लिखा है, टू, तो ये टू को आप यहाँ पे लिखिए, फिर कामा दीजिए। सेम उसी की तरह, लेटर की तरह ही आप एप्लीकेशन को लिखते समय ध्यान देंगे कि ये जो लाइन होगी ना, ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कोई भी अक्षर इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है, इधर हो जाएगा चल जाएगा। तो सबसे पहले आपने टू लिखा, फिर लिखा है किसको पत्र लिखना है, प्रिंसिपल को, तो आप द प्रिंसिपल लिख दीजिए। फिर ऑफ योर कॉलेज और स्कूल, जो भी आपके स्कूल का नाम है, जो भी आपके कॉलेज का नाम है, फिर यहाँ पे लिख दीजिए। फिर वो कॉलेज या एड्रेस कहाँ पे है वो एड्रेस लिखिए। फिर किस डेट को आप वो पत्र लिख रहे हैं वो लिख दीजिए, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको एक पॉइंट लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट आपको मिलेगा कहाँ से, आपके क्वेश्चन में ही यह सब्जेक्ट छिपा रहता है, मिलेगा। देखिए कॉलेज तक हो गया। कंप्लेनिंग अगेंस्ट इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ वाटर इन योर कॉलेज, तो जितना भी रेट्स है,
तो आप लिखेंगे, सीधे लिखेंगे कंप्लेंट रिगार्डिंग सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर इन द स्कूल, या तो आप ऐसे नहीं लिखने आ रहा तो सीधे लिखिए कंप्लेनिंग अगेंस्ट सब इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर। मतलब सब्जेक्ट आपका ये है, क्योंकि जब भी कोई एप्लीकेशन ओपन करेगा तो आप सीधे सब्जेक्ट देखेगा कि किस विषय में है, तो सब्जेक्ट में साफ साफ लिखा रहेगा कि ये कंप्लेन करना है कि जो वाटर की सप्लाई है वो इनसफिशिएंट है, वो अपर्याप्त है। तो आप लेटर में लिखेंगे क्या, सबसे पहले लेटर के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आप यही चीज सब्जेक्ट को वेरीफाई करेंगे कि भाई देखिए सर कि हमारे यहाँ जो है बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं टैंक पे, तो ये सारी प्रॉब्लम बताएंगे कि हमारे यहाँ इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर है। फिर उसके बाद आप उसका उपाय भी बताइए। एप्लीकेशन यही होता है कि एप्लीकेशन में प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके बाद क्या उसका उपाय है वो बताइए। फिर उसके बाद रिक्वेस्ट करिए कि सर प्लीज़ आप एक काम करिए कि आप उसको पूरा करने की कृपा करें। सबसे पहले आप बताते हैं कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए इसके रिप्लाई में वो लिखिए, फिर उसके बाद रिक्वेस्ट करिए कि सर मुझे ये दे दीजिए। बस लेटर एप्लीकेशन में इतना ही लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके बाद मैंने यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है, तो समझिएगा ये पूरी लाइन एक ही है, इसके बाद ये पूरा इसके नीचे है, ठीक है, ऐसे बड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर और मैडम, जो भी आपको लिखना लिख दीजिए। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, पूरे रिस्पेक्ट के साथ, आई बेग टू स्टेट दैट, मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि देयर इज इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर इन आवर स्कूल फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से हमारे स्कूल में वाटर की सप्लाई इनसफिशिएंट मात्रा में हो रही है, अपर्याप्त मात्रा में हो रही है। दिस प्रॉब्लम इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स, और ये जो प्रॉब्लम है ये टीचर के साथ साथ स्टूडेंट को भी फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। देयर इज, अब देखिए वहां तक कंप्लीट हो गया, आपने बता दिया ना कि आपने एप्लीकेशन में क्या लिखा है। अब आप बताएंगे देयर इज वेरी लिटिल वाटर इन द वॉशरूम्स, और जो वाटर है वॉशरूम में भी बहुत कम मात्रा में पानी है। ड्रिंकिंग वाटर कूलर्स आर ऑफन ड्राई, और जो ड्रिंकिंग वाटर कूलर हैं वो भी ड्राई हो चुके हैं, सूख चुके हैं। एंड वी डू नॉट गेट इनफ वाटर इवन फॉर बेसिक नीड्स, और हम लोगों के पास बेसिक नीड के लिए भी कोई भी वाटर नहीं है। स्पेशली इन समर, गर्मी में दिस प्रॉब्लम बिकम्स मोर सीरियस, और ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा सीरियस हो जा रहा है। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लुक इनटू दिस मैटर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मैटर पर जल्दी से जो है नज़र डालिए। एंड अरेंज अ प्रॉपर सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर, और एक प्रॉपर क्लीन वाटर का सप्लाई जो है व्यवस्था करिए एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। इट विल हेल्प एवरीवन इन द स्कूल, और ये स्कूल में सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, हेल्पफुल होगा। उसके बाद थैंकिंग यू लिखिए, योर अबेडेंटली लिखिए, आपका शिष्य, अपना नाम लिख दीजिए, यहाँ पर आप किस क्लास में हैं, किस सेक्शन में हैं, और आपका रोल नंबर क्या है पूरा लिख दीजिए। मान लीजिए आपका नाम अमित है तो आप लिखेंगे अमित, है ना, अमित लिखेंगे। क्लास 10th में है तो 10th लिखेंगे, किस सेक्शन में है, ए में है तो ए में लिखिए। रोल नंबर आपका 20 है तो आप लिख दीजिए रोल नंबर 20। इस तरीके से आप लिखकर एप्लीकेशन को सेंड कर देंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको 2 प्रश्न मिलते हैं, दोनों में से कोई एक करना होता है। आपको या तो एक रिपोर्ट लिखना है और या तो एक आर्टिकल लिखना है। आप ऐसे समझिए सर रिपोर्ट और आर्टिकल क्या है, तो आप कहेंगे रिपोर्ट और आर्टिकल का मतलब होता है कि आप या तो रिपोर्ट लिख दीजिए या तो आर्टिकल लिख दीजिए। इसका मतलब ये है कि आपको ऐसे लिखना है। अगर आपको थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन आता है तो आप ट्रांसलेट करके अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है ना, आपके क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि राइट अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट लिखिए ऑन द इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे पर जो है आप एक रिपोर्ट लिखिए, सेलिब्रेशन इन योर स्कूल कॉलेज इन अबाउट 60 to 80 वर्ड, 60 से 80 वर्ड के बीच में आपको लिखना है ना। द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो, और आपको अपने से नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर जो बिलो हेडिंग दिए गए हैं, नीचे जो हेडिंग दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आप स्कूल या कॉलेज में हैं तो उसके डेकोरेशन के विषय में लिखिए, है ना। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन जो हो रहा है उस सेलिब्रेशन के विषय में लिखना है, तो सबसे पहले आप उसके डेकोरेशन के विषय में बताएंगे, फिर फ्लैग होस्टिंग के विषय में बताएंगे,
फिर कल्चरल प्रोग्राम के विषय में बताएंगे, फिर स्पीच बाय द प्रिंसिपल के विषय में बताएंगे, और जो भी अदर्स लोग देते हैं उसके विषय में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स के विषय में बताएंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट का मतलब होता है जिस तरीके से फंक्शन पूरा मनाया गया वो आपको, तो एग्जाम में आपके एनुअल फंक्शन आता है, इंडिपेंडेंस डे आता है ना। तो इस तरीके से 2 अक्टूबर हो गया, 4 चीज़ें आप हमेशा अपने दिमाग में रख लीजिए। एक 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन, एक गणतंत्र दिवस जो होता है रिपब्लिक डे उसको, एक इंडिपेंडेंस डे हो गया स्वतंत्रता दिवस, और एक हो गया एनुअल फंक्शन। ये चारों के कार्यक्रम बिल्कुल लगभग समान तरीके से होते हैं, और जब ये चारों बिल्कुल समान तरीके से होते हैं इसका मतलब चारों को आप अगर एक लेटर एक रिपोर्ट अच्छे से याद कर लिए तो आपका काम बन जाएगा। एग्जाम में आता ही आता है, चारों में से एक जरूर आएगा। ठीक है, तो बस इतना ही तो काम करना है। ठीक है, तो चलिए, हमारे स्कूल में क्या होता है भैया, सबसे पहले कॉलेज का डेकोरेशन कौन करता है, एक सप्ताह पहले ही टीचर्स लोग और स्टूडेंट लोग मिलकर जो है फंक्शन की तैयारी करने लगते हैं, किसको डांस लेना है, किसको क्या लेना है, सब चीज़ें होने लगता है। उसके बाद जो जहाँ पर असेंबली होता है वहाँ पर हम लोग मिलकर फूल को, तिरंगे को, है ना, बैलून्स को, फ्लावर्स को डेकोरेट करने लगते हैं। तो ये हो गया, डेकोरेशन हो गया। फ्लैग होस्टिंग, कल्चरल प्रोग्राम, फिर फ्लैग होस्टिंग होता है, जो हमारे गेस्ट आएंगे, गेस्ट के अकॉर्डिंग समय से हम लोग फ्लैग होस्टिंग करा लेंगे। फिर उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम जितने भी हम लोग पहले से तैयार किए हैं, कल्चरल प्रोग्राम किए जाएंगे, अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए जाएंगे, है ना, जैसे पेट्रियोटिक सिंगिंग हो गया, नेशनल एंथम हो गया, ये सारी चीज़ें उसमें कर दी जाएंगी। स्पीच बाय प्रिंसिपल, उसके बाद प्रिंसिपल सर हम लोगों को क्या करेंगे, स्पीच देंगे, और जो दूसरे गेस्ट आए हुए वो भी हम लोगों को स्पीच देंगे, मोटिवेशनल स्पीच देंगे, जिससे हम लोग सुनकर बहुत ही ज़्यादा इगरली होगा, उत्साह होगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स, मतलब मिठाई बांट दी जाएगी, और मिठाई लेकर आप लोग खाते हुए, पानी पीते हुए घर पे। ठीक, तो यही चीज़ें आपको लिखनी तो है। अब बस आपको ये हेडिंग दे रखा है, आपको अपने से बना बना के ट्रांसलेशन लिख देना है। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड इन आवर स्कूल विथ ग्रेट एंथुसियाज्म ऑन 15 अगस्त। 15 अगस्त को हमारे स्कूल में इंडिपेंडेंस डे बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है। द स्कूल वॉज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। स्कूल को बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से सजाया जाता है, सुंदर तरीके से सजाया जाता है, विथ ट्राई कलर फ्लैग्स, है ना, वो जो तीन रंग का फ्लैग होता है उससे हम लोग सजाते हैं, तिरंगे से सजाते हैं। बैलून्स, उसी कलर का बैलून भी होता है और उसी कलर के रिबन्स भी होते हैं, इन सभी चीज़ों को ऐसे हम लोग सजाते हैं। द सेलिब्रेशन बिगेन विथ द फ्लैग होस्टिंग। फ्लैग होस्टिंग होता है और सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है बाय द प्रिंसिपल सर के द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए फॉलोड बाय द सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम, उसके बाद ही नेशनल एंथम होता है। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोग्राम्स लाइक पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, डांस एंड अ शॉर्ट प्ले वर प्रेजेंटेड बाय द स्टूडेंट्स। और उसका पैट्रियोटिक जो है डांस होता है, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स प्ले किए जाते हैं, इंस्पायरिंग स्पीच दिए जाते हैं। इसके साथ साथ ही कुछ प्ले, जो ड्रामा होता है वो हम लोग प्ले करते हैं, जो बच्चे होते हैं। द प्रिंसिपल delivered an inspiring speech on the importance of freedom and our duties towards the nation। नेशन के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, नेशन के प्रति जो हमारी आज़ादी है, उसके इम्पोर्टेंस के विषय में प्रिंसिपल जो होते हैं स्कूल के, कॉलेज के, हम लोगों की स्पीच देते हैं। स्पीचेस वर आल्सो गिवन बाय द टीचर्स। इसके साथ साथ ही टीचर्स भी स्पीचेस देते हैं, स्टूडेंट्स भी स्पीच देते हैं, और जो गार्जियंस आए होते हैं वो भी स्पीच देते हैं। लास्ट में क्या होता है, स्वीट्स were distributed to all the students and staff। उसके बाद मिठाइयाँ जो होती हैं वो सभी स्टाफ में बांट दी जाती हैं, सभी स्टूडेंट्स में बांट दी जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक रिपोर्ट तैयार करके लिख कर दे देंगे एग्जामिनर को। या तो अगर आपको रिपोर्ट नहीं लिखना है, इस पर नहीं लिखना है, तो आप लिखिए एक आर्टिकल लिखिए, और आर्टिकल के विषय में आपको भी हेडिंग दिया जाएगा। पहले आपको लिखना है व्हाट इज अ जू, फिर आप बताएंगे प्लेस वेयर द जू एक्सिस्ट। ये मैंने छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई है ना, तो ये आपको बस इसके विषय में बताना है। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं, लिखना तो ये आपको ये है। फिर आपको बताना है एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स। ठीक है, फिर उसके बाद कंक्लूजन। तो 4 हेडिंग आपको दिए जाएंगे, इन चारों हेडिंग के विषय में लिखना है। तो मैंने यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले, है ना, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान देखिए। सबसे पहले आप ये समझे क्वेश्चन क्या दिया है कि राइट एन आर्टिकल ऑन अ विजिट टू अ जू इन अबाउट 80 से 100 वर्ड आपको लिखने हैं, 80 से 100 वर्ड लिखने हैं। और अगर 80 से 100 वर्ड लिखने हैं
तो एक चीज यार, किस चीज पे, अ विजिट टू, जो आप एक चिड़ियाघर में जा रहे हैं और चिड़ियाघर में क्या क्या देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले बताएंगे कि व्हाट इज अ जू, आखिर चिड़ियाघर होता क्या है। फिर उसके बाद प्लेस वेयर द जू एग्जिस्ट, वो चिड़ियाघर कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, वो कहाँ पर है। फिर उसके बाद बताएंगे एनिमल्स कौन कौन थे, बर्ड्स कौन कौन थे, रेप्टाइल्स कौन कौन से थे, ये बताएंगे। उसके बाद आप लास्ट में आपने क्या सीखा, क्या निष्कर्ष निकाला, तो वो लास्ट में आपने वो, तो चारों पॉइंट को आपको अच्छे से लिखना है। लास्ट संडे, पिछले रविवार को, ध्यान से देखिए मैं बता रहा हूँ, लास्ट संडे आई विजिटेड द अलीपुर जू इन कोलकाता। हम लोग अलीपुर जू में जाते हैं जो कोलकाता में है, विथ माय पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ जाते हैं, एंड फ्रेंड्स, और हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो भी जाते हैं। अ जू इज अ प्लेस वेयर डिफरेंट एनिमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर केप्ट एंड केयर्ड फॉर इन लार्ज ओपन एरिया। अब यहाँ पर देखिए मैंने बताया हुआ है, सबसे पहले ये कि लास्ट संडे हम लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे मित्र लोग, सभी के सभी चिड़ियाघर जाते हैं। कहाँ जाते हैं, अलीपुर जाते हैं, जहाँ पर वो कोलकाता में है। उसके साथ साथ ही बताया गया कि एक जो जू होता है वो ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर अलग अलग एनिमल्स रखे जाते हैं, अलग अलग बर्ड्स रखे जाते हैं, अलग अलग रेप्टाइल्स रखे जाते हैं, और इन सब की केयर भी किया जाता है। उसके बाद द अलीपुर जू इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, अलीपुर जो चिड़ियाघर है वो सबसे ओल्डेस्टों में से एक है, पुराने में से एक है, मोस्ट फेमस जू है इंडिया में, ठीक है। इट इज सिचुएटेड नियर द रिवर हुगली एंड कवर्स अ लार्ज एरिया। ये जो है हुगली नदी के किनारे है और ये बहुत ही बड़ा एरिया कवर करता है। उसके बाद एनिमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के विषय में लिखना है। इन द जू, जू में, चिड़ियाघर में, आई सा मेनी एनिमल्स, मैंने बहुत सारे एनिमल्स देखा, लाइक लायंस, जैसे मैंने शेर देखा, टाइगर देखा, एलिफेंट देखा और हिरन देखा। द रॉयल बंगाल टाइगर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। उसके बाद मैंने रॉयल बंगाल टाइगर भी देखा जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था। आई आल्सो सा बर्ड, मैंने बर्ड्स भी देखे, सच एज, जैसे पैरट्स देखे, पिकॉक्स देखे, एंड ऑस्ट्रिच भी, और साथ ही साथ हमने ऑस्ट्रिच को भी देखा। द कलरफुल फीदर्स ऑफ द पिकॉक्स, जो पिकॉक जो मोर है उसके जो कलरफुल जो पंख थे अमेजिंग दिख रहे थे, ठीक है। आई आल्सो सॉ रेप्टाइल्स, मैंने रेप्टाइल्स भी देखे, लाइक जैसे स्नैक देखे, क्रोकोडाइल देखे, एंड टर्टल्स इन द रेप्टाइल हाउस, और उसके बाद कछुए भी हम लोगों ने देखा कि वो जो रेप्टाइल हाउस में पड़े हुए थे। लास्ट में कंक्लूजन हम लोग ये निकालते हैं कि द विजिट टू द जू, जो चिड़ियाघर की जो यात्रा है, वॉज वेरी एक्साइटिंग एंड एजुकेशनल, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग था और एजुकेशनल भी था। इट मेड मी लव, ये मुझे जो है रिस्पेक्ट और लव एनिमल के लिए और भी ज़्यादा बना देता है। आई होप टू विजिट इट अगेन, और मुझे होप है कि हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से जो है विजिट करेंगे। तो इस तरीके से आप लिखेंगे एक आर्टिकल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको 4 क्वेश्चन मिलते हैं, चारों को ग्रामर है। अब ये ग्रामर सेक्शन है तो ग्रामर को आप अच्छे से ध्यान से देखिए। सबसे पहले कह रहा है कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट। आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। चलिए, इनडायरेक्ट में यदि चेंज करना है तो आप यहाँ से एक चीज समझते हुए जाइए। क्या समझेंगे भाई, कि जब भी सैड टू रहेगा, जब भी सैड टू रहेगा, अब देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, WH वर्ड है, तो जब भी सैड टू रहेगा तो उसको चेंज कर देंगे आस्क्ड में। किसमें चेंज कर देंगे, आस्क्ड में। कामा, इन्वर्टेड कामा को चेंज कर देते हैं इफ में या वेदर में, या तो जो WH वर्ड होते हैं उसी में चेंज हो जाता है। यदि WH वर्ड नहीं रहेगा तो इफ या वेदर लगा देंगे। और तीसरा चीज जो क्वेश्चन मार्क में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको हम लोग फुल स्टॉप में चेंज कर देंगे, मतलब असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। किसमें चेंज कर देंगे, असर्टिव सेंटेंस। चलिए इसी को फॉलो कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले लिखा मोहन, अब हमने यहाँ पर देखा, हमको पता चला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो सैड टू को किसमें चेंज करना है, वहां पे देखिए सैड टू को आस्क्ड में चेंज करना है। तो मोहन, मोहन, सैड टू को हमने चेंज कर दिया आस्क्ड में, बाकी लिखा हुआ हिज फ्रेंड, तो हमने लिखा हिज फ्रेंड। अब कॉमा नोटेड कॉमा को इफ नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे WH वर्ड लगा है, तो वही WH वर्ड को ही लिख देंगे। तो हमने इस कॉमा नोटेड कॉमा की जगह पे व्हाट लिख दिया। अब व्हाट का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप देखें तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना, इज योर टीचर्स नेम, तो इसका मतलब योर टीचर्स के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, नेम के बाद इज। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे योर, योर जो है वो सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है।
हिज के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, इसलिए योर जो होगा वो हिज हो गया, टीचर सेम रहेगा, नेम भी सेम रहेगा, लेकिन ये जो इज है ये पास्ट में चेंज हो जाएगा और हमने लिख दिया वॉज और लगाएंगे फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप की वजह से ही इज वहाँ किनारे गया है, क्योंकि पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट है हिज टीचर नेम, उसके बाद वर्ब आता है, इसलिए वॉज आया है। ठीक है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उसमें मैंने 2 घंटे में पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा दिया है। अगर आप वो देख लेंगे तो ये 1 नंबर आपसे छूटेगा नहीं। 2 घंटे में 1 नंबर आपको मिल रहा है बिना किसी गलती के, तो क्या दिक्कत है, देख के समझ जाइए। और ज़रूरी नहीं है कि ये लाइफ भर के लिए, आप जब तक नरेशन का यूज करेंगे तब तक काम देगा। ठीक है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बहुत आसान होता है। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सबसे पहले लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट को यदि सब्जेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे मी है तो क्या हो जाएगा आई। डिड को चेंज कर देते हैं वॉज में, क्योंकि आई के साथ वॉज लगता है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया। नॉट चेंज होगा नहीं, हमने नॉट लिख दिया। हेल्प जो मेन वर्ब होता है उसको हम चेंज कर देंगे थर्ड फॉर्म में, तो हेल्प्ड हो गया। बाई अपने से लगाना है, और जो सबसे लास्ट में होता है उसको सबसे पहले, सॉरी जो सबसे पहले होता है उसको लास्ट में लिख देना होता है। तो यहाँ पे जैसे मी आई हो गया था तो सी किस में हो जाएगा, हर में हो जाएगा, चेंज हो गया। इसका मतलब आपने ये सीखा कि जब भी कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है तो हम लोग ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव फॉर्म में, और इसी के अकॉर्डिंग ही क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और उसके बाद ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग सबसे लास्ट में लिखेंगे, लेकिन अपने से क्या लगाना है, बाई लगाना है। बाई लगाने के बाद हम लोग लिख देंगे सब्जेक्ट। तो आपने देखा कितनी आसानी से ये चेंज हो गया, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है कि पंक्चुएट द फॉलोइंग। आप इसको पंक्चुएट करिए। तो किसी भी सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है, तो हम लोग एस कैपिटल कर दिए यहाँ पे। सैड टू, अब देखिए यही क्वेश्चन तो दिया है ना, अगर आप इससे मिलाएं तो इसी से मिल रहा है ना। तो सैड टू में कुछ कैपिटल नहीं है, तो आपको देखिए सैड टू में कुछ कैपिटल नहीं है, लेकिन यहाँ पे नेम है तो नेम का पहला लेटर तो कैपिटल होगा ही, इसलिए कैपिटल होगा। हैव यू एवर, तो यहाँ पे कॉमा और इनवर्टेड कॉमा लगाएंगे, तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा लगा दिया। सेंटेंस के लास्ट में, अब देखिए स्टार्टिंग में जब भी इनवर्टेड कॉमा लगाएंगे तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, इसलिए ये एच कैपिटल हो जाएगा। नहीं उम्मीद है तो यहाँ पे देखिए डब्ल्यू कैपिटल में लिखा गया है। इन्वर्टेड कामा के अंदर जो पहला लेटर होता है कैपिटल होता है, इसलिए कैपिटल हो गया। बाकी यू एवर बीन टू दिल्ली, दिल्ली में नेम है इसलिए डी कैपिटल होगा। क्वेश्चन मार्क लगा के ये जो इन्वर्टेड कामा आपने यहाँ पे लगाया था उसको बंद कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका पंक्चुएट हो जाएगा, और पंक्चुएशन में कुछ भी ध्यान नहीं देना है, ठीक हो गया, आंसर हो गया। अब आपके पास ट्रांसलेशन आता है। ट्रांसलेशन देखिए लिखा हुआ है, वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है जब आप कंपैरिजन करते हैं। जब आप दो लोगों में कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है, और जब आप दो से अधिक लोगों में कंपैरिजन करते हैं तो आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। यहाँ पर वर्षा ऋतु का दूसरे ऋतुओं से कंपैरिजन हो रहा है, दो लोगों की तुलना हो रही है, इसलिए सबसे पहले लिखेंगे वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु के लिए हमने सब्जेक्ट बनाया तो लिखेंगे द रेनी सीजन। हमने क्या लिख दिया, द रेनी सीजन लिख दिया। अब पीछे से स्टार्ट करेंगे, होती है, क्या है, होती है। याद रखेंगे जब भी आपके सेंटेंस में होती है, रहती है ना, रहती है या लगती है आएगा तो इज एम आर का यूज करते हैं। इज एम आर का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने होती है के लिए क्या लिख दिया, इज लिख दिया। अब क्या है, अच्छी, अच्छी मतलब गुड होता है, लेकिन तुलना हो रहा है ना, तुलना हो रहा है तो गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर होता है। गुड बेटर बेस्ट सुना तो होगा ही, गुड बेटर बेस्ट। तो जब तुलना हो रहा है तो अच्छी के लिए गुड नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, बेटर लिखेंगे। अब बेटर ये आपका ई आर आता है, बेटर आता है तो हम लोग देन अपने से लगाते हैं तुलना के लिए। कंपैरेटिव डिग्री में देन लगता है इसलिए हमने देन लगाया। फिर क्या है, सभी ऋतुओं से, ऑल द सीजन्स, ऑल द सीजन, सभी ऋतुओं से। देखा कितना आसान है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे सेंटेंस में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। मैंने ट्रांसलेशन पढ़ाया हुआ है। ट्रांसलेशन मेरे चैनल पे दो तरीके के हैं, एक जो मैंने पढ़ाया हुआ है एडवांस करके, उसको आप मत देखिएगा। एक आप बेसिक टू एडवांस है, वो बिल्कुल जीरो से है। अब आपका एग्जाम तो नज़दीक आ गया है तो इतना जीरो से पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम के बाद बल्कि इसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन बेसिक टू एडवांस में उन बच्चों के लिए है जिनको आता ही नहीं है,
एकदम नहीं आता है, उनके लिए बेसिक टू एडवांस है। तो आपको क्लास 10th का लेवल का सीखना है, तो उसके लेवल का सीखने के लिए उसी के अकॉर्डिंग आपको सीखना है। तो उसके लिए मैंने एक अलग से क्लास बना रखा है, तो आप उसको देख लीजिए, आपका ट्रांसलेशन क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ ही मैं हर वर्ष का ट्रांसलेशन अलग से एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिए, अलग से जो है 2023 का, 2022 का, 2024 का, 2026 का, 25 का, सबका अलग से जितने भी ट्रांसलेशन आते हैं ना, एक एक वीडियो में मैंने उसको अच्छे से समझाया हुआ, उसको भी देखिए। उसको करने से तब आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, एक समझ में आ गया। अब यह है कृषि के लिए, जब किसी के लिए कोई काम होता है तो वो सब्जेक्ट वर्ब तो है नहीं, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। वर्षा बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है, वर्षा है ना, तो वर्षा आपका सब्जेक्ट बना, तो हमने वर्षा को लिखा रैन। अब है आया है, अब जैसे ही सब्जेक्ट आप लिख लेंगे तो पीछे से स्टार्ट होता है आपने लिखा, रैन इज लिखा आपने, फिर क्या है, क्या है, आवश्यक और महत्वपूर्ण, आवश्यक और महत्वपूर्ण, लेकिन वेरी मतलब बहुत आवश्यक और बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए आप लिखेंगे बहुत के लिए वेरी, आवश्यक के लिए नेसेसरी, एंड लिखेंगे और के लिए, महत्वपूर्ण लिखेंगे इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी बचा है कृषि के लिए, तो के लिए कृषि उल्टा बनता है, तो के लिए मतलब फॉर, कृषि के लिए कि हमने क्या लिखा, एग्रीकल्चर। तो अब कुछ वर्ड बचा, सभी को हमने अंडरलाइन कर दिया है, कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है, आगे है कभी कभी, कभी कभी का मतलब ये तो सब्जेक्ट होगा नहीं, सब्जेक्ट क्या है, नदियों में बाढ़ आ जाती है, नदियों यही तो है, लेकिन जब किसी चीजों में होता है तो यहां पर हम लोग दियर का यूज कर सकते हैं। तो कभी कभी को पहले लिख लेंगे, कभी कभी मतलब समटाइम्स, समटाइम्स है ना, क्या नदियों में बाढ़ आ जाती है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है क्या, कोई काम कर रहा है, नहीं, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है। जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम लोग इंट्रोडक्टरी फॉर्म का यूज करते हैं, और उस केस में इंट्रोडक्टरी फॉर्म में हम लोग दियर या इज का यूज करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर लगाएंगे दियर, दियर इज फ्लडिंग इन द रिवर्स, नदियों में बाढ़ आ जाती है। ठीक है, वर्षा और वन, रैन एंड फॉरेस्ट, वर्षा और वन, रैन एंड फॉरेस्ट एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे का मतलब होता है इच अदर। वर्षा और वन, जब दो लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तो ईच अदर लगता है, एक दो से ज्यादा लोग होते हैं तो वन अनदर लगता है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं, एक दूसरे पर या एक दूसरे से, तो ऐसे में होता है ईच अदर, लेकिन होता है वन अनदर भी, वन अनदर भी। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जब दो लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तब ईच अदर, और दो से अधिक लोग होते हैं, दो प्लस दो से ज्यादा लोग होंगे तो वन अनदर का यूज होगा। तो यहाँ पे वर्षा और वन दो ही लोग हैं, इसलिए हमने ईच अदर का यूज किया है। तो वर्षा और वन निर्भर हैं, डिपेंड ऑन एक दूसरे पर, ईच अदर। बात समझ में आया? उम्मीद है इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां से आपका स्टार्ट होता है लिटरेचर। अब यहाँ पर ग्रामर पार्ट कंप्लीट हो गया, अब यहाँ से स्टार्ट होता है लिटरेचर। यहाँ पर लिटरेचर पोर्शन लिखा नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर लिटरेचर लिख के आएगा, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, सबसे पहले क्या दिया है, बहुत ही अच्छे से पहले समझ लीजिए। ठीक है, समझना यह है कि लिखा हुआ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स ईच। सभी प्रश्नों के आप 30 से 40 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप एक चीज देखिए, 5वें का ए जो है उसमें देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है और करके एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया। तो याद रखिएगा 5वें के ए में चाहे आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे चाहे आप इस प्रश्न, दोनों में से किसी एक का ही उत्तर देना है। उसके बाद सीधे 5वें के बी में आएंगे, इसमें भी आपको देखिए दो प्रश्न दे रखे हैं, तो इन दोनों प्रश्नों में से चाहे ये प्रश्न करेंगे चाहे ये प्रश्न करेंगे। तो इसका मतलब और के पहले वाला प्रश्न कर लीजिए, और के बाद वाला, दोनों में से कोई एक करना है। लेकिन मेरा काम है कि आपको दोनों प्रश्नों के उत्तर बताएंगे, तो दोनों प्रश्नों के उत्तर को हमेशा आपको जानना जरूरी है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है ना, क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो जाते हैं कि अगर यदि आप 2026 के भी 7 सेट सॉल्व कर लिए तो क्वेश्चन आंसर तो बिल्कुल फंस जाते हैं, क्वेश्चन आंसर बिल्कुल फंस जाते हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर ही नहीं जाता है, ये मेरी गारंटी है ना, ये मेरी गारंटी है। चलिए, हु, पहला देखिए क्वेश्चन क्या है 5वें का ए, हु वॉज एनी फ्रैंक एंड हु वॉज किटी। कह रहा है कि एनी फ्रैंक कौन है, कौन थी, और किटी कौन थी, ये दोनों आपको बताना है। ठीक है,
एनी फ्रैंक वॉज अ यंग जेविश गर्ल। जो एनी फ्रैंक है वो एक जेविश गर्ल थी। हु लिव्ड इन एम्स्टरडम ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। वो एम्स्टरडम में रहती थी। कब रहती थी? जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था। सी स्टार्टेड राइटिंग अ डायरी। उन्होंने एक डायरी लिखना स्टार्ट किया। बिकॉज क्योंकि सी हैड नो ट्रू फ्रेंड विथ होम, क्योंकि उनके साथ कोई भी सच्चा फ्रेंड नहीं था जो सी कुड शेयर हर फीलिंग, जो जिसे वो अपना फीलिंग जो है वो शेयर कर सके। सी नेम्ड हर इमेजिनरी फ्रेंड एंड डायरी किटी। उन्होंने उस डायरी का नाम, काल्पनिक नाम उन्होंने किटी दिया था। वो जो डायरी, जिस डायरी में वो अपनी भावनाओं को लिख रही थी, उस डायरी का नाम उन्होंने किटी दिया था। तो आपको पता चला एनी फ्रैंक कौन थी? वो एक जेविश गर्ल थी जो एम्स्टरडम में रहती थी सेकेंड वर्ल्ड वार के समय। और किटी किसका नाम था? उनकी डायरी का नाम था। या तो आप ये आंसर लिखेंगे, या तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर। कुर्ग क्यों, किसके लिए फेमस है? तो कुर्ग आल्सो नोन एज कोडागू, कुर्ग को कोडागू नाम से भी जाना जाता है। इज फेमस फॉर इट्स कॉफी प्लांटेशन। वो फेमस किस लिए है? कॉफी प्लांटेशन के लिए फेमस है, वहाँ के स्पाइसेस के लिए फेमस है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के लिए फेमस है। एवरग्रीन मतलब सदाबहार जो रेन जो जंगल होते हैं उनके लिए फेमस है। एंड ब्यूटीफुल सीनरी, और ब्यूटीफुल सीनरी के लिए फेमस है। इट इज आल्सो नोन, ये इस नाम से भी जाना जाता है, इस काम से भी, कि फॉर इट्स ब्रेव पीपल। यहाँ के बहादुर लोगों के लिए भी यहाँ ये जाना जाता है कुर्ग। एंड रिच वाइल्ड लाइफ, और रिच वाइल्ड लाइफ के लिए भी कुर्ग को जाना जाता है। बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटीज, इसके नेचुरल ब्यूटी के कारण इट इज ऑफन कॉल्ड द स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। इसके नेचुरल ब्यूटी के कारण इसे स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, भारत का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का बी में भी आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, दोनों प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिए। बी में पहला प्रश्न कह रहा है कि व्हाट वाज लेंचोज रिमार्क फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। लेंचो ने क्या रिमार्क दिया था जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे? ठीक है, लेंचो ने रिमार्क दिया कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय थे, वर अ बंच ऑफ क्रूक, वो एक जो है बदमाशों का झुंड है। अ बंच ऑफ क्रूक्स उन्होंने कहा था। ही बिलीव दैट, वो मानते थे कि गॉड हैड सेंट हिम द फुल ऑफ 100 पेसोस। उनका मानना था कि भगवान ने उनका 100 पेसोस पूरा भेजा था। ही हैड आस्क्ड फॉर, जिसे भगवान से उन्होंने, उस लेंचो ने मांगा था कि मुझे 100 पेसोस चाहिए, है ना। 100 पेसोस के लिए उन्होंने पूछा था। अब याद है, ये वही प्रश्न है जो आपके ऑप्शन वाले में आया था, जो मैंने पहले ही कहा था कि ये जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, जो पैसेज दिया था, मैंने कहा था कि आप देखिएगा इसका आंसर वही आंसर है, उसी का आंसर है, इसी का आंसर वहां पे दिया हुआ है। बस आपको ये वाली लाइन याद रखनी थी। बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आपको नंबर मिल जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दिया करिए आप लोग, ठीक है। तो जो उसने 100 पेसेज मांगे थे, उन्हें लगता था कि एम्प्लॉयज जो थे उसे चुरा लिए थे, 30 पेसेज उसमें से निकाल लिए थे और उसे सिर्फ 70 पेसेज दिए। इसलिए उन्होंने जो एम्प्लॉयज थे पोस्ट ऑफिस के, उन सबको ब्रंच, ये जो बंच ऑफ क्रूक्स कहा था, बदमाशों का झुंड कहा था। व्हाट वाज द मीनिंग फॉर फ्रीडम फॉर मंडेला। मंडेला के लिए जो फ्रीडम का मतलब क्या है वो आपको बताना पड़ेगा। फॉर मंडेला के लिए फ्रीडम मीन्स लिविंग विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। मंडेला के लिए जो फ्रीडम है उसका जो मतलब है, उसका मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, विदाउट ऑपरेशन और डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी उत्पीड़न के। इट मीन हैविंग द फ्रीडम टू अचीव वन पोटेंशियल। इसका मतलब यह है कि फ्रीडम का मतलब है कि किसी को अपना जो पोटेंशियल है वो यूज करने को मिले। अर्न अ लिविंग, वो अच्छे से लाइफ जिए, मैरी एंड शादी के विवाह करें, एंड हैव अ फैमिली, और एक फैमिली भी हो। ही आल्सो बिलीव दैट, वो ये उनका मानना ये था कि ऑल पीपल शुड एंजॉय फ्रीडम एंड डिग्निटी। जितने भी लोग हैं वो सभी को फ्रीडम जो है फील करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपके सामने 2 प्रश्न दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 6 में 2 प्रश्न दिया गया है। अब आपसे यहाँ पे कहा जाएगा कि एनीवन, आपको इन दोनों में से कोई एक ही प्रश्न करना है और वो भी 60 वर्ड में लिखना है। ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा, 60 वर्ड, 60 शब्दों में लिखना है। तो हम लोग दोनों प्रश्नों को देखेंगे। एक प्रश्न कह रहा है कि हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव वल्ली, बस कंडक्टर ने वल्ली को कैसे रिसीव किया। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न उत्तर क्या कहता है कि द बस कंडक्टर रिसीव वल्ली विथ अम्यूजमेंट एंड फ्रेंडली ह्यूमर। जो बस कंडक्टर था वो बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से उसको रिसीव किया था, वल्ली को रिसीव किया था। ही प्लेफुली कॉल्ड हर मैडम, उसने बल्कि खेल खेल में ही, मजाक में ही वल्ली को मैडम कह के बुलाया। एंड ट्रीटेड हर काइंडली, और बहुत ही विनम्रता पूर्वक से, बहुत ही दयालु पूर्वक से उनको जो है ट्रीट किया वल्ली को। ही वॉज कंसर्न्ड अबाउट हर सेफ्टी, और वो जो थे, वो जो बस कंडक्टर थे, उनके सेफ्टी के विषय में बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, चिंतित थे। एंड आस्क्ड हर टू सिट प्रॉपरली, और उनसे पूछा कि क्या आप बिल्कुल आपको अच्छे से सीट मिल गया है। ही वॉज जॉली एंड फन लविंग मैन, वो बहुत ही अच्छे और बिल्कुल मजाकिया किस्म के आदमी थे। हु मेड हर बस जर्नी प्लीजेंट, जिन्होंने वल्ली के बस जर्नी को बहुत ही ज़्यादा सुखमय बना दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि व्हाट डिड किसा गौतमी लर्न अबाउट डेथ, किसा गौतमी ने डेथ के विषय में क्या सीखा। तो यहाँ पे किसा गौतमी लर्नेड दैट, किसा गौतमी ने सीखा कि डेथ इज कॉमन टू ऑल एंड अनअवॉइडेबल, जो डेथ है वो सभी के लिए कॉमन है और अनअवॉइडेबल है। ठीक है, वाइल सर्चिंग फॉर अ मस्टर्ड सीड, जब वो मस्टर्ड सीड सर्च कर रही थी फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैड डाइड, वो ऐसे घर से मस्टर्ड सीड को खोज रही थी जहां पर आज तक किसी का डेथ नहीं हुआ था। सी रियलाइज्ड, उन्हें रियलाइज हुआ दैट कि एवरी फैमिली हैड एक्सपीरियंस्ड डेथ, और सभी फैमिली में आज तक डेथ हुआ ही हुआ है। सी अंडरस्टूड दैट, उनको समझ में आया कि नो वन कुड एस्केप डेथ, दैट ग्रीविंग कुड नॉट ब्रिंग द डिड बैक, उनको फिर समझ में आया कि जो डेथ है वो परमानेंट है, उससे कोई बच नहीं सकता है, इसलिए आप जो है वो वापस चली आए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे और ये वही क्वेश्चन है जहां पर मैंने आपसे पहले ही कहा था पोयम लिखने के लिए आता है, 4 लाइन का पोयम लिखने के लिए आएगा। और ये आपसे साफ साफ कहा जाएगा कि डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर में दिया गया है उसको आप कॉपी नहीं करेंगे। और ये जो 4 लाइन की पोयम लिखेंगे, ये एनी पोयम प्रिस्क्राइब इन योर सिलेबस, ये आपके सिलेबस से ही होना चाहिए, नहीं कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ही लिख दिए, ऐसा कुछ नहीं है। या तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, हाउ विल यू नो द फॉरेस्ट वेदर इट इज द एशियन लायन और सम अदर वाइल्ड एनिमल। आपको बताना है कि फॉरेस्ट में जो एशियन लायन है उसको आप दूर से देखकर कैसे ही पहचान जाएंगे भैया। तो देखिए पहचानने का तरीका क्या होगा हमारा, इन द फॉरेस्ट वी कैन आइडेंटिफाई द एशियन लायन, जब हम जंगल में रहेंगे तो एशियन लायन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बाय इट्स लार्ज एंड टॉनी बॉडी एंड इट्स शॉर्ट अनकेम्प्ड मैन, हम लोग उसके भव्यता से कि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसको देखकर पहचान जाएंगे। उसके जो कीन होंगे उसको देखकर पहचान जाएंगे, वो छोटे छोटे कीन्स होंगे उसके। इट हैज़ अ पावरफुल रोड, और उसका जो दहाड़ होगा वो पावरफुल होगा, विच कैन बी इजिली हर्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस, और जिसे हम लोग बहुत ही दूर से सुन सकते हैं। इफ इट कम्स टुवर्ड्स, यदि वो हमारी तरफ आता है, वी कैन रिकॉग्नाइज इट एज द एशियन लायन बाय द दैट डिस्टिंक्टिव फीचर, और यदि कभी एशियन लायन हमारी तरफ आता है तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको देखकर हम पहचान जाएंगे कि ये एशियन लायन है। तो आप ये इसका आंसर लिखिए, या तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप 4 लाइन की पोएम लिखिए जो आपके पेपर में ना हो, जो आपके बुक में हो। इस तरीके से जो मैंने वहाँ पे ट्रिक बताया था कि 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आपके क्वेश्चन पेपर में दे रखा है, तो आप यहाँ पे लिखते समय 4 3 2 1 करके लिख सकते हैं, उस केस में जब आपको पोयम नहीं लर्न है। यदि आपको पोयम लर्न है तो आप इस तरीके से 1 2 3 4 4 लाइन की एक कविता लिख दीजिए, बस आपका काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राइट द सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 से 50 शब्दों में आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। ये ध्यान रखना है एनी वन। तो आपको 3 सेंट्रल आइडिया दिए जाएंगे, 3 सेंट्रल आइडिया में से आपको कोई एक लिखना है, लेकिन मैंने देखिए तीनों को लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे तीनों को समझेंगे, लेकिन आपको एग्जाम में एक ही करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग फायर एंड आइस को समझते हैं। द पोएम, ये जो पोएम है फायर एंड आइस, प्रेजेंट्स 2 पॉसिबल कॉजेस। ये 2 पॉसिबल कॉजेस का कारण बनता है ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड फायर एंड आइस। जो फायर एंड आइस है ये 2 डिस्ट्रक्शन के 2 पहलू बनते हैं, 2 कारण बनते हैं। फायर किसको रिप्रेजेंट करता है? फायर रिप्रेजेंट्स अनकंट्रोल्ड डिजायर। फायर जो रिप्रेजेंट करता है वो अनकंट्रोल्ड डिजायर को, मतलब कि बिना सोचे समझे कुछ भी इच्छा आपकी हो जा रही है, कुछ भी पैशन है, और बहुत ज़्यादा लालच बढ़ गया है, ठीक है, तो ये फायर रिप्रेजेंट करता है। और जबकि आइस किसको रिप्रेजेंट करता है? आइस जो है वो हैट्रेड, कितनी ज़्यादा ईर्ष्या भर गई है लोगों के बीच में, कोल्डनेस, कितनी ज़्यादा लेजीपन आ गया है लोगों के बीच में, कितना ज़्यादा इंडिफरेंस होने लगा, भेदभाव होने लगा है लोगों के बीच में, तो आइस इसको रिप्रेजेंट करता है। The poet suggests that both desire and hatred are powerful enough to destroy the world it felt uncontrolled। तो यहाँ पर राइटर ये कहना चाहता है फायर एंड आइस में कि चाहे वर्ल्ड में अनकंट्रोल्ड डिजायर हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा इच्छाएं बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा पैशन बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा लालच बढ़ जाए, तो दुनिया जो है वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, उसका नाश हो जाएगा। और उसी तरीके से कहा जाता है कि यदि नफरत लोगों में भर जाए, लेजीपन आ जाए, लोगों में भेदभाव होने लगे, तो भी दुनिया जो वर्ल्ड है वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो इसी चीज को आप ऐसे समझिए, यदि आग बहुत ज़्यादा लग जाए तो भी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, बर्फ ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो भी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। तो आग और फायर, मतलब आइस एंड फायर को, आग और फायर कह रहे हैं, आइस एंड फायर को इसीलिए पोएट ने अच्छे से यूज किया है सेंट्रल आइडिया में। दूसरा सेंट्रल आइडिया है द टाइगर इन द जू। द पोएम अ टाइगर इन द जू कंट्रास्ट्स अ टाइगर्स लाइफ इन कैप्टिविटी विथ इट्स लाइफ इन द वाइल्ड, है ना। द केज्ड टाइगर इज हेल्पलेस, फ्रस्ट्रेटेड एंड डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम, वेयर एज द टाइगर इन द जंगल इज पावरफुल एंड फ्री। यहाँ पर जो राइटर है, जो कवि है, वो ये कहना चाहता है कि जो जंगल में, जो केज में, जो गुफा में, सलाखों के बीच जो टाइगर रहता है, उसे भले अच्छे अच्छे भोजन मिल रहे हों, लेकिन वो एक चार दीवारी के पीछे रहकर वो ऊब जाता है, वो उदास हो जाता है, उसकी लाइफ ध्वस्त हो जाती है, वो हेल्पलेस हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो अपनी लाइफ आज़ादी से नहीं जी पाता। और उसी तरीके से यदि कोई टाइगर जंगल में रहता है तो वो फ्री रहता है, शिकार करता है, अपने भोजन की तलाश में घूमता है, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं रहता है, बिल्कुल मौज मस्ती में जीता रहता है। तो यही इसका सेंट्रल आइडिया है कि द पोएम हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्रीडम। ये जो पोएम हाईलाइट होता है ये इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्रीडम पे है, एंड द क्रुएल्टी ऑफ द कीपिंग वाइल्ड एनिमल्स इन केजेस। और इसके विषय में भी है कि जो हम क्रूरता दिखाते हैं एनिमल को पिंजरे में रखकर, उसके विषय में भी ये सेंट्रल आइडिया है। These are the trees. The trees describe the trees struggling to free themselves from the confinement of the house and return of the forest. Through this movement, Adrian Rich highlights the nature desire for freedom and liberation. यहाँ पर भी ये कहा जाता है जो ट्रीज होते हैं, जो एक घर में बंद होते हैं, जो घरों में, आंगन में, बरामदे के बगल अगल जो पेड़ होते हैं, वो सोचते हैं कि हम लोग जंगल की तरफ निकल जाएं। किधर निकल जाए? जंगल की तरफ निकल जाए, क्योंकि उनको जंगल में वो सारी चीजें मिलेंगी जो घर में नहीं मिलती है। सेम इसी की तरह है, यहाँ पर भी फ्रीडम की बात होती है। यहाँ पर जो मूवमेंट होता है, देखिए यहाँ पे फ्रीडम और लिबरेशन, मतलब कि यहाँ पे पेड़ जो होते हैं वो चाहते हैं कि मुझे आज़ादी मिल जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए। तो यहाँ पर पोएम सजेस्ट करता है, ये पोएम जो है ट्री सजेस्ट करता है, नेचर कैन नॉट रिमेन कॉन्फाइंड फॉर एवर एंड विल अल्टीमेटली रिक्लेम्स इट राइटफुल प्लेस। तो जो भी चीज़ें वर्ल्ड में हैं उनका स्थान जहाँ पे है
उनको वहाँ पे रहना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं होता है तो वो अपने आप रास्ता बना लेती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी देखिए ए और बी दो क्वेश्चन दिए गए हैं। इन दोनों क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो एनीवन, दोनों में से कोई एक ही आपको आंसर इसका देना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, देखिए आप चाहे इस प्रश्न का उत्तर दें चाहे इस प्रश्न का। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि हाउ डिड मैडम लोजेल लुक व्हेन शी टुक पार्ट इन द बॉल। पार्टी में जो मैडम लोजेल हैं वो किस तरीके से आकर्षण का केंद्र बनी। देखिए, व्हेन मैडम लोजेल टुक पार्ट इन द बॉल, जब वो पार्टी में जाती हैं, शी लुक्ड एब्सोल्युटली चार्मिंग, वो बिल्कुल चार्मिंग दिख रही थी। एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल, बहुत ही भव्य और सुंदर दिख रही थी। शी वॉज ड्रेस्ड इन अ रिच एंड ग्रेसफुल गाउन, वो एक ही भव्य और बहुत ही सुंदर गाउन पहनी हुई थी, है ना। एंड वोर अ स्प्लेंडिड डायमंड नेकलेस, और एक ही बहुत ही शानदार डायमंड का नेकलेस पहनी हुई थी। शी लुक्ड लाइक अ क्वीन अमंग क्वींस, मतलब वो रानियों में भी रानी की तरह दिख रही थी। एंड एवरीवन एडमायर्ड हर, और सभी लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल। आप ध्यान रखिएगा, इन दोनों में से कोई एक करना है आपको, साफ साफ लिखा गया है यहाँ पे, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। तो यहाँ पे लिखा है व्हाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल। हरी सिंह रिटर्न टू अनिल बिकॉज हरी सिंह वापस आ गया अनिल के पास। क्यों? क्योंकि ही रियलाइज्ड, उसने रियलाइज किया कि अनिल्स गुडनेस, अनिल का जो अच्छाई था, अनिल की जो ईमानदारी थी, अनिल के जो काइंड नेचर, जो बिल्कुल बिल्कुल दयालुता पूर्वक व्यवहार था, इसके कारण वो वापस आ जाता है। ही फेल्ट असेम्ड ऑफ हिज अर्लियर बिहेवियर, उसने अपने पहले के बिहेवियर के अनुसार बहुत ही ग्लानि फील करता है। एंड वॉज ग्रेटफुल फॉर अनिल्स फॉरगिवनेस, और जब अनिल उसे क्षमा कर देता है तो और भी ज़्यादा ग्रेटफुल हो जाता है, और भी ज़्यादा वो खुशी से भर जाता है कि माफ़ कर दिया गया। हिज हार्ट चेंज्ड, उसका हार्ट जो है वो चेंज हो गया। एंड ही वांटेड टू बी अनिल्स ट्रू फ्रेंड, और उसके बाद वो अनिल का वो सबसे सच्चा मित्र बन जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आप देखिए दो प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, एनी वन, कोई भी एक प्रश्न आपको करना है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि 60 वर्ड में करना है, 60 शब्दों में लिखना है। दोनों में से कोई एक प्रश्न करना है, तो मेरा काम है कि मैं आपको दोनों प्रश्न कराता हूँ। प्रश्न क्या है, व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गिव टू ट्रिकी। ट्रिकी को डॉक्टर ने क्या ट्रीटमेंट दिया। देखिए, डॉक्टर हैरियट गेव ट्रिकी अ सिंपल नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट। डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी को बिल्कुल सिंपल सा इलाज किया, कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट उन्होंने नहीं दिया था। ही केप्ट ट्रिकी, उसने ट्रिकी को रखा एट हिज सर्जरी, है ना, अपने पास सर्जरी के लिए। एंड गेव हिम ओनली वाटर फॉर द फर्स्ट 2 days, और पहले 2 दिन तक सिर्फ उसको वाटर ही मिला, खाना नहीं मिला, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खा के ना मोटा हो गया था। ट्रिकी कौन है, वह एक डॉग है, ठीक है। तो आगे है कि देन ही ग्रेजुअली, और उसके बाद वो धीरे धीरे गेव हिम अ नॉर्मल डाइट, उसके बाद धीरे धीरे उसको नॉर्मल डाइट मिलने लगा। ट्रिकी आल्सो प्लेड एज एक्सरसाइज्ड विथ अदर डॉग्स, जो वहाँ पे अदर डॉग्स थे उसके साथ वो खेलने लगा, वो एक्सरसाइज करने लगा। विद इन अ शॉर्ट टाइम, एक छोटे से समय में ही, थोड़े ही समय के बाद, ही बिकम एक्टिव एंड हेल्दी अगेन, उसके बाद वो एक्टिव भी हो गया और हेल्दी भी हो गया फिर से। दस इसलिए प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज क्योर हिम, और जो प्रॉपर डाइट मिला उसको प्रॉपर, उसके वजह से वो बिल्कुल सही हो गया। जबकि पंफरे को लगा था कि उन्होंने इसका ऑपरेशन किया है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ वाज भोली टेकन टू स्कूल फॉर हर प्राइमरी एजुकेशन। हाउ वाज भोली टेकन, भोली को कैसे ले जाया गया स्कूल उसके प्राइमरी एजुकेशन के लिए। भोली वॉज टेकन टू स्कूल बाय हर फादर, उसके पिताजी जो थे भोली को लेके जाते हैं स्कूल, जो उनका नाम था रामलाल। एट फर्स्ट, सबसे पहले सी वॉज फ्राइटनेड, सबसे पहले वो डरी हुई थी। एंड रिफ्यूज टू गो, जाने से मना कर दी, बहुत डरी हुई थी, जाने से मना कर दी।
हर मदर गेव हर अ बाथ, फिर उसके माता जी ने उसे अच्छे से नहलाया। पुट ऑयल इन हर हेयर, उसके बाद उसके हेयर पे जो है ऑयल रखा गया। एंड ड्रेस्ड हर इन अ क्लीन क्लोथ्स, उसके साफ सुथरे कपड़े पहनाए गए। देन हर फादर टुक हर टू द विलेज स्कूल, उसके बाद उसके पिताजी ने उसको स्कूल ले गए। सी वॉज एडमिटेड टू द फर्स्ट स्टैंडर्ड, उसके बाद क्लास 1 में फर्स्ट स्टैंडर्ड में उनका एडमिशन हुआ, वल्ली का सॉरी भोली का। वेयर सी मेट हर टीचर एंड बिगेन हर एजुकेशन, जहाँ पर वो अपने शिक्षकों से मिलती है और अपने पढ़ाई को स्टार्ट कर देती है। तो इस तरीके से आपका यह सेट नंबर 3 कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल पे अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद हम लोग सेट नंबर 4 में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।